दोस्तों बीपीएससी मास्टरी अकादमी में आप सभी को स्वागतम है। आज मैं लेके आया हूँ, कल इससे पढ़े थे अशोक से रिलेटेड जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इसके बारे में अध्ययन किए थे। फिर पढ़े थे जितने सारे चीज़ पढ़े थे, आप पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो भी यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार कर्मचारी हो, चाहे केंद्र लोक सेवक हो, या माने सेंट्रल का जॉब हो, या किसी या एसएससी का जॉब हो, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सीधे सवाल टपके जाते हैं दोस्तों। आप परीक्षा के पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा या एक बार पढ़ करके नोट बना लीजिएगा, आपको सीधे सीधे एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो अशोक चलते हैं। सबसे पहले अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप पूछता है कि अशोक का अभिलेख सबसे पहले कौन पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा गया है। कब? 1837 ईस्वी में पढ़ा गया, जिसकी खोज टी पैनथेलर ने के द्वारा कब किया गया था? 1750 ईस्वी में। कब किया गया था? 1750 ईस्वी में टी पैनथेलर के द्वारा। अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया है। अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और गुहा लेख। क्या? गुहा लेख, है ना। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख बृहद, बड़ा शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया। यानी शिलालेख को बड़ा और छोटा दोनों में इसको विभाजित किया गया। क्या कर दिया? सबसे बड़ा शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा गया। अशोक के बृहद शिलालेख 8 स्थान से मिला। कितने पूछता है कि अशोक के बड़ा जो अभिलेख है, बृहद अभिलेख है, कितने स्थानों से मिला है? तो 8 स्थानों से मिला। शिलालेख वर्तमान में भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान में है ना। भारतीय सीमा से 2 बृहद यानी दो शिलालेख भारतीय सीमा से क्या है? बाहर है। 2 शिलालेख भारतीय सीमा से क्या है? बाहर है। वो कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। आगे आते हैं दोस्तों, आगे आते हैं जो है मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी। पहला कौन सा है? मानसेहरा, याद रखिएगा। और दूसरा कौन है? शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया। कौन सा लिपि में? खरोष्टी लिपि में। पूछता है कि मानसेहरा शिलालेख जो अशोक का है वो किस लिपि में लिखा गया? तो खरोष्टी लिपि में। कौन सा लिपि में? खरोष्टी लिपि में। अशोक के सभी शिलालेख में कुल 4 लिपि लिखे गए। कौन सा? सभी शिलालेख, जो 8 शिलालेख मिला है, याद रखिएगा। 2 को पाकिस्तान में मिला है, 6 को इंडिया में है। तो उसमें से सभी शिलालेख है, उसमें से 4 लिपियों का वर्णन किया गया। किसका? 4 लिपि में लिखे गए। 4 लिपि में लिखे गए। कौन कौन लिपि में लिखा गया? खरोष्टी लिपि में लिखा गया, ग्रीक लिपि में लिखा गया, अरमाइक लिपि में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। खरोष्टी याद रखिएगा, ग्रीक याद रखिएगा, अरमाइक याद रखिएगा और ब्राह्मी याद रखिएगा। भारत में जितने भी अभिलेख मिले वे सभी किस में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। यानी भारत में जितने भी अभिलेख अशोक का मिला है वह किस में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा है। किस में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आगत है अशोक के एकमात्र अभिलेख अफगानिस्तान के शाह कूना नामक स्थान से मिला। अशोक का एक अभिलेख है जो बताए थे 2 गो, पाकिस्तान इंडिया से बाहर, पाकिस्तान एक, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में है शाह कूना नामक स्थान से मिला। कहाँ से? शाह कूना, जो ग्रीक एवं अरमाइक दोनों लिपियों में लिखा है। कौन कौन? ग्रीक एवं अरमाइक दोनों लिपियों में लिखा हुआ। अतः इस अभिलेख को द्विभाषिक अभिलेख कहते हैं। अफगानिस्तान में जो अभिलेख है अशोक का, याद रखिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान में जो अभिलेख है शाह कूना के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको जो लिखा गया है ग्रीक और अरमाइक दोनों में लिखा गया। कौन सा में लिखा गया? ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया। ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया, है ना। अशोक के किसी भी बृहद
या बड़ा शिलालेख अशोक का नाम नहीं लिखा है। मैंने कहा है कि अशोक का जो शिलालेख है उसमें अशोक का नाम नहीं अंकित है। कोई भी शिलालेख में अगर बड़ा शिलालेख है उसमें अशोक का नाम अंकित नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों। अशोक के 20 स्थानों से भी अधिक स्थान पर लघु शिलालेख यानी लघु शिलालेख मिला है अशोक के कितना स्थान पर, 20 स्थान पर। कितना स्थान पर, 20 स्थान पर। यह अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा है। इसे मात्र 4 शिलालेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो निम्नलिखित है। कह रहा है कि 20 स्थानों से अशोक का जो शिलालेख मिला है लघु शिलालेख का प्रचलन मिला है, यानी लघु शिलालेख का अवशेष मिला है ना, जिसमें अशोक के 4 ऐसे ही अभिलेख हैं। कितने, 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें से अशोक का नाम स्पष्ट रूप से वर्णन है। किसका, अशोक का नाम स्पष्ट रूप से वर्णन है। किस, अशोक का नाम। तो कौन कौन 4 का है, याद रखिएगा। मस्की है जो हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में। नेटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। गुर्जर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। उदयगोलन कहाँ पड़ता है, उदयगोलन तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखिएगा। मस्की कहेगा तो हैदराबाद याद रखिएगा, है ना, मस्का खाना तो हैदराबाद जाना है। नेटूर कहेगा, नेटूर तमिलनाडु। गुर्जरा, गुर्जरा कहेगा तो मध्य प्रदेश। और उदयगोलन कहेगा तो तमिलनाडु कहेगा। उदयगोलन तमिलनाडु कहेगा। आगे आते हैं दोस्तों। अशोक के भाबरू जो राजस्थान के बैराट नामक स्थान से एक शिलालेख मिला। कौन सा, अशोक का भाबरू। भाबरू कहाँ से मिला, राजस्थान के बैराट नामक से। कहाँ से, राजस्थान एक जगह है जिसका जगह राजस्थान में एक बैराट एक जगह है ना, वहाँ से एक भाबरू शिलालेख का प्रचलन मिला, भाबरू शिलालेख का अभिलेख मिला, जिसमें अशोक को पहली बार मौर्य सम्राट के रूप में अंकित लिखा। पूछता है कि अशोक को कौन सा शिलालेख में मौर्य सम्राट का उल्लेख मिलता है, तो कौन शिलालेख का, तो अशोक का जो भाबरू राजस्थान के बैराट में है उससे अशोक को मौर्य सम्राट के रूप में, है ना, नाम लिखा अंकित किया गया है उस शिलालेख में। इसी पृथक शिलालेख से यह भी जानकारी मिलती है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। मानी यही शिलालेख कहाँ, राजस्थान में जो मिला है बैराठ नामक जगह पर, वो भाबरू, कौन, भाबरू, जो इसी से अशोक का बौद्ध धर्म के 3 रत्न के बारे में जानकारी रहता है। कौन, 3 रत्न, जिसको दिए बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। आगे आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अशोक ने अपने सभी 6 स्तंभों में भी बौद्ध धर्म अपनाने के एवं बौद्ध धर्म में 3 रत्न अपनी आस्था व्यक्त किया है। यानी कहने का मतलब है कि बौद्ध अशोक जो है सभी 6 स्तंभ जो है उसमें बौद्ध धर्म अपनाने एवं बौद्ध धर्म के 3 रत्न में अपनी आस्था व्यक्त किया है। यानी अशोक जो है अपना आस्था शिलालेख में व्यक्त किया है। 6 स्तंभ लेख है। कितना स्तंभ, 6 स्तंभ लेख है। और बौद्ध 6 स्तंभ लेख में बौद्ध धर्म को अपनाना, मैंने 6 स्तंभ लेख है उसमें बौद्ध धर्म को अपनाना और बौद्ध धर्म के 3 रत्न में भी अपनी आस्था खोजा, अपनी आस्था देखा, अपनी आस्था को प्रचलित किया है ना। 6 स्तंभ निम्नलिखित है। कौन कौन से लिख लीजिए। 6 स्तंभ निम्नलिखित है, कौन कौन है देखेंगे। दिल्ली से टोपरा स्तंभ लेख, देखिए नाम रखा है, हाँ वहीं से वहीं लाया गया है, देख लीजिएगा। यह अभिलेख मूल रूप से हरियाणा के टोपरा में स्थित था। कहाँ था, टोपरा कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। टोपरा कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। टोपरा कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा। टोपरा, टोपी पहनेंगे तो कहाँ जाएंगे, हरियाणा में। टोपरा कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ये टोपरा जो पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। टोपरा हरियाणा में पड़ता है और स्थित है, जिसे तुगलक वंश के शासक कौन, फिरोज शाह तुगलक, कौन, फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ ले गया, टोपरा से दिल्ली ले गया। कौन ले गया, फिरोज शाह तुगलक। कौन ले गया, फिरोज शाह तुगलक ले गया। फिरोज शाह तुगलक ले गया, कहाँ ले गया, टोपरा से दिल्ली ले गया।
पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से कहाँ अशोक का अभिलेख ले गया, तो दिल्ली ले गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं 6 गो स्तंभ लेख जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह अभिलेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है। कहाँ था, देखिए यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, मेरठ में स्थित है, जिसे फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली स्थापित किया। यहाँ से यहाँ कहाँ गया, यहाँ गया दिल्ली, है ना, मेरठ में स्थित है। अब वहाँ से उठा करके फिरोज तुगलक कहाँ ले गया, दिल्ली में ले गया, है ना। इसकी खोज कब हुआ था, टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में किया था। प्रयाग स्तंभ लेख, यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जिसे मुगल शासक अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया। कहाँ गया स्थापित, इलाहाबाद में स्थापित किया। किसको, प्रयाग स्तंभ लेख को। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश की एक जगह है कौशाम्बी, वहाँ स्थित था, लेकिन अकबर ने इसे इलाहाबाद में जा कर के स्थापित कर दिया। अकबर इसे कहाँ लेकर जा कर के स्थापित कर दिया, इलाहाबाद में जाकर के। प्रयाग स्तंभ लेख में मौर्य शासक अशोक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त विजय अभियान की चर्चा किया गया है। प्रयाग स्तंभ जो लेख है, जो अशोक को 6 गो लेख मिला है, स्तंभ लेख मिला है, उसमें से एक प्रयाग स्तंभ भी लेख है। इसमें से चंद्रगुप्त अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी मौर्य का शासक चंद्रगुप्त को बताया गया है, लेकिन गुप्त का शासक समुद्रगुप्त को बताया गया है। किस अभिलेख में, प्रयाग स्तंभ लेख से अशोक को मौर्य का शासक बताया गया और गुप्त का शासक किसको बनाया गया, अशोक को, अजी समुद्रगुप्त को बताया गया। किसको बताया गया, समुद्रगुप्त को बताया गया। पूछता है क्वेश्चन, भारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। विजय अभियान की चर्चा की गई है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में लिखा गया, प्रयाग स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा लेख, जबकि अशोक के स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में लिखा हुआ। अशोक के जो स्तंभ लेख है, इसके पहले हम पढ़ाए थे कौन सा भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ। प्रयाग स्तंभ लेख पर मुगल शासक अकबर ने फारसी में अभिलेख खुदवाया। यानी कहने का मतलब है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख है कौन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख है मुगल शासक अकबर ने भी फारसी अभिलेख खुदवाया। साथ ही जहांगीर के बारे में इस अभिलेख की जानकारी मिलती है। माने कहने का मतलब है कि जो वो अभिलेख पर अकबर क्या कर दिया, फारसी में अपना खुद का अभिलेख खिलवाया और जहांगीर के बारे में भी कुछ लिखवा दिया। कहाँ वाला में, प्रयाग स्तंभ लेख वाला, जिसको मुगल शासक अकबर ने कहाँ उठा के ले गया था, दिल्ली ले गया था। कहाँ उठा के ले गया था, दिल्ली ले गया, है ना। उसको अकबर का कर दिया, उसे अपना नाम खुदवा करके कौन भाषा में, तब फारसी भाषा में जहांगीर के नाम उसको डलवा दिया। ठीक है, आगे आते हैं। लौरिया नंदनगढ़, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पड़ता है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। आगे आते हैं। लौरिया रेराज, बिहार पश्चिमी चंपारण में यह शीर्ष कमलेकार है। शीर्ष कमलेकार है, और जो राज्य है वहाँ पश्चिमी चंपारण क्या है, एक जिला है। लौरिया अरेराज जो बिहार में पड़ता है, लेकिन पश्चिमी चंपारण में यह शीर्ष कमलाकार है। कैसा है, इसका शीर्ष कमलाकार है। अगला है रामपुरवा, क्या है, रामपुरवा, क्या है, रामपुरवा। रामपुरवा बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, सभ्य चंपारण में पड़ता है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ सब क्या है, पश्चिमी चंपारण पर। अब आते हैं, पूछता है दोस्तों रामपुरवा कहाँ पड़ता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ऐसे करके देता है। जितना भी सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त का
किसका? गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख, है ना, स्तंभ लेख से हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जो समुद्रगुप्त को महासंधि विग्राहक यानी युद्ध और शांति का मंत्री कहलाता है। किसको? समुद्रगुप्त का युद्ध और शांति का मंत्री कहलाता है। किस अभिलेख से? तो प्रयाग स्तंभ लेख से। तो पूछेगा क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ लेख का लिखने वाला कौन था? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। महासंधि विग्राहक कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। इनको क्या कहा जाता था? तो युद्ध एवं शांति का मंत्री कहा जाता था। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय एवं विजित राजाओं के साथ नीतियां संदर्भ में जानकारी मिलता है। यानी समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त का विजय के बारे में जानकारी मिलता है, उसकी अच्छी अच्छी नीतियां के बारे में जानकारी मिलता है। किससे? प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। इसको लिखने का काम कौन किया? तो हरिसेन ने किया। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो महासंधि विग्राहक कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो दिल्ली के महरौली नामक स्थान से लौह स्तंभ लेख मिला है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से, कौन से? मेहरौली नामक स्थान से लौह स्तंभ लेख मिला है। कौन सा? लौह स्तंभ लेख मिला है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है। किसमें मिलता है ना? मेहरौली नामक लौह स्तंभ में लिखा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, है ना, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। ठीक है। गुप्त शासक कुमार प्रथम का मानसेहरा नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है। कहाँ? मानसेहरा, याद रखिएगा, मानसेहरा नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है, जिसमें कुमार गुप्त के विजय के अभियानों की चर्चा किया गया है। कुमार गुप्त का क्या गया? विजय के अभियान की चर्चा किया गया। कौन सा अभिलेख से? कौन सा मैंने जगह से? तो मानसेहरा नामक स्थान से। कौन से? मानसेहरा नामक एक अभिलेख से। किस शासक का? तो कुमार गुप्त के बारे में इसकी जानकारी मिला। किसका? विजय अभियान के लिए। पूछता है दोस्तों इस सबको संसारा। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कहाँ? पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील की पुनः निर्माण कराया था। यानी सौराष्ट्र प्रांत में, कहाँ प्रांत में? सौराष्ट्र प्रांत में एक सुदर्शन झील का जो निर्माण किया था, कौन? स्कंदगुप्त। कौन किया था? स्कंदगुप्त किया था। तो किस अभिलेख से मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलता है, पता चलता है। पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्कंदगुप्त का ही मध्य प्रदेश के भीतरी नामक स्थान से, स्कंदगुप्त का ही मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश का भीतरी नामक स्थान से एक स्तंभ लेख मिला है, जिसमें इनके विजय के बारे में जानकारी। पूछता है कि स्कंदगुप्त को विजय के बारे में जानकारी, है ना, कहाँ से मिला? तो मध्य प्रदेश के एक जगह का नाम है भीतरी। कौन? भीतरी। मध्य प्रदेश का जगह का नाम है भीतरी। वहाँ पे एक स्तंभ लेख मिला है, जिसके स्कंदगुप्त के विजय के बारे में जानकारी मिला है। स्कंदगुप्त के विजय के बारे में जानकारी मिला है। आगे आते हैं दोस्तों। मौर्य काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख मिला है। यानी मौर्य काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख मिला। कौन सा अभिलेख मिला? अयोध्या अभिलेख मिला, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध करवाए थे।
याद रखिएगा दोस्तों कि मौर्य काल में धनदेव का, मौर्य काल का कौन काल, मौर्य काल का समय था। अयोध्या अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि शुंग वंश के जो शासक पुष्यमित्र शुंग थे, कौन थे, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग थे। अयोध्या में दो दो यज्ञ करवाया, अयोध्या में दो दो कौन यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो किस अभिलेख से मिलता है, तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल की उदयगिरी से प्राप्त, यानी कलिंग नरेश खारवेल है उदयगिरी, कहाँ, उदयगिरी प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से मिला, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि ने दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चोर, चेला और पांडव को पराजित किया था। चोर, चेला और पांडे किस अभिलेख से, तो हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलता है। कौन सा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से। किसके बारे में, तो कलिंग नरेश के बारे में। किसके बारे में, कलिंग नरेश के बारे में जानकारी मिलता है। कलिंग नरेश के बारे में हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलता है कि दक्षिण भारत में इन्होंने चोर, चेरा और पांडे को पराजित किया। चोर, चेर एवं पांडे को भी पराजित किया। कौन सा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है ना। यह कहाँ मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उदयगिरी से प्राप्त हुआ था। आगे आते हैं दोस्तों, शक संवत के शासक रुद्रदामन का, शक संवत आप पढ़े होंगे, शक संवत 78 ईस्वी है ना। तो शक संवत रुद्रदामन का जूनागढ़ नामक स्थान से एक अभिलेख मिला जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पूछेगा जूनागढ़ नामक स्थान से जो अभिलेख मिला किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख का जो अभिलेख मिला है तो किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत में लिखा। यह पहला अभिलेख था। इस अभिलेख की जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का भी निर्माण किया था। यानी जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट हो गया, इससे जानकारी मिल गया कि मौर्य शासक कौन, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत है, गुजरात के कहाँ जगह का नाम है, सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था एवं सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस अभिलेख से पता चलता है, तो जूनागढ़ नामक स्थल से, जूनागढ़ अभिलेख से। तो पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ नामक स्थान से अभिलेख से मिला। जो शक शासक था, कौन शासक था, शक शासक था रुद्रदामन का जूनागढ़ नामक स्थान से। यानी शक शासक जो था उसका एक जगह था, उस जगह का नाम था जूनागढ़ नामक। वहां से चंद्रगुप्त मौर्य को बारे में जानकारी मिलता है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, कौन सा, सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था किया है और सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया है। आगे आते हैं दोस्तों, मौर्य शासक अशोक ने बिहार में गया बराबर की पहाड़ियों को खुदवाकर 4 गुफा का निर्माण करवाया था। मौर्य शासक अशोक जो था बिहार जब आए थे तो गया में बराबर की पहाड़ियों को गुफा बनाया था, खुदवाकर गुफा बनवाया था। वो गुफा का नाम क्या क्या है, लोमहर्षि ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। लोमहर्षि ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, लोमहर्षि ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी। इन चारों गुफाओं को आजीविका संप्रदाय को दान में दे दिया। पूछता है कि अशोक ने गया में, यदि बिहार के गया में स्थित जो पहाड़ियाँ उसको खुदवा कर 4 गुफा का निर्माण करवाया था, उसको किसको, कहने का मतलब है किसको ये दान में दे दिया था, तो आजीविका संप्रदाय को ये दान में दे दिया था। इन 4 गुफाओं में एकमात्र गुफा लोमहर्षि ऋषि में किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा नहीं है। यानी लोमहर्षि ऋषि जो है इसमें किसी प्रकार का अभिलेख का खुदा उदा नहीं है, जबकि तीनों में कुछ न कुछ अभिलेख खुदा गया है, तीनों में अभिलेख खुदा गया है।
लेकिन रोमहर्ष ऋषि में खोदा अभिलेख नहीं है। अब आगे आते हैं दोस्तों, भारतीय शासक के साथ साथ प्राचीन काल में कई विदेशी राजदूत भी आए थे, जिनके अभिलेख से भी प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। यानी भारतीय जो शासक थे उसके साथ साथ में हमारे मुल्क के, हमारे देश के पड़ोसी देश के, हमारे देश के पड़ोसी लोग भी आए थे, विदेशी लोग भी आए थे। यवन राजदूत हेलियोडोरस के मध्य प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे यवन राजदूत कौन थे? हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है। यानी मध्य प्रदेश में एक विदिशा नामक स्थान है। कौन सा? विदिशा नामक स्थान है, यहाँ से गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला। कौन सा? गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला यवन राजदूत के हेलियोडोरस का, जो मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ से मिला? तो मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ से मिला? तो मध्य प्रदेश से। यह अभिलेख से जानकारी मिलता है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म से काफी प्रभावित था। कौन सा धर्म से? भागवत धर्म से काफी प्रभावित था। कौन सा? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस की धर्म से प्रभावित था? भागवत धर्म से काफी प्रभावित था। कौन धर्म से? भागवत धर्म से। कहा जाता है कि अंततः इस धर्म को अपना लिया और इस तरह हेलियोडोरस ने पहला विदेशी राजदूत था जिसने किसी भी भारतीय धर्म को अपनाया। यानी हेलियोडोरस पहला विदेशी शख्स था जिन्होंने सबसे पहले भारत धर्म को अपनाया। भारत के धर्म को अपनाया। भारत के धर्म को क्या क्या अपनाया। अब देखते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ से कौन कौन आए हैं, इसके बारे में चर्चा चलते हैं। महरौली का स्तंभ लेख, जो महरौली दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। संबंध कौन व्यक्ति थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से गुप्तकालीन था। कौन सा? गुप्तकालीन था, है ना। आप देखते हैं कि इससे संबंधित विषय वस्तु क्या क्या था। महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख से महरौली कहाँ पड़ता? दिल्ली में पड़ता है। संबंधित से चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। अब इससे संबंधित कौन कौन है वो भी से देखते हैं। यह स्तंभ लेख मूल ब्यास नदी के समीप, कौन नदी के समीप? ब्यास नदी के समीप विष्णुपद, कौन सा पद? विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था। ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित, याद रखिए, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। क्या है? वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। तत्कालीन धातु विज्ञान उत्तरी सुधारण चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियान के और उसके द्वारा सिंधु प्रांत के 7 युद्धों को बाद बाल्टिक पर विजय प्राप्त करने का विवरण है। किससे? महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख से। सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का भी इसका माने वर्णन मिलता है। विष्णुपद मंदिर विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित है। ब्यास नदी जो पड़ता है विष्णुपद पहाड़ी पर, अभी कुतुब मीनार के पास स्थित है। कौन सा? कुतुब मीनार के पास स्थित है। आगे आते हैं दोस्तों, दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। प्रयाग इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? लेकिन समुद्रगुप्त इससे क्या है? संबंधित है। कौन सा संबंधित है? समुद्रगुप्त संबंधित है इससे। गुप्त कालीन है। कौन सा है? गुप्त कालीन है। इस प्रशस्ति समुद्रगुप्त विजय के माने इससे समुद्रगुप्त के विजय के बारे में चर्च है, लेकिन बताए थे कि इसकी रचना कौन किया था?
हरिसेन किया था। पूछे तो बताए थे। इसकी रचना कौन किया था? हरिसेन किया था। आगे आते हैं तीसरा नंबर, बौद्ध धर्म अभिलेख या धारहुत भरहुत कहाँ स्थित है? भरहुत, जो राजा वासुदेव से संबंधित है। कौन सा? राजा वासुदेव। लेकिन किस काल का है? तो शुंग काल का। कौन सा काल का? शुंग काल का। इस अभिलेख से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है, बौद्ध स्तंभ लेख से, है ना। पूछता है भरहुत जो जगह है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध स्तंभ लेख जो मिला है, इसमें शुंग वंश की जानकारी के पूरा वर्णन मिला है। अगला है चौथा नंबर, मथुरा स्तंभ लेख। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन शासक कौन संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन। कौन सा? गुप्तकालीन। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का वर्ष वर्णित है। गुप्त संवत का वर्ष वर्णित है इसमें। देखेंगे इसको। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त वंश का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म, गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है और महेश्वर समुदाय उदित चार्ज का निर्माण करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, लेकिन आप धैर्य के साथ देखिएगा। पूरा मैं इतिहास पढ़ा दूंगा दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं जाए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।